अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9th स्टैंडर्ड उर्दू में तीसरा सबक आज हम पढ़ेंगे दावत, जिसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो हम पहली बात देखते हैं। समाज में रहने वाले अफराद बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे से मुलाकात करते, सुख दुख की तक़रीबों में शिरकत करते। तक़रीब यानी होता है फंक्शन, शिरकत यानी शामिल होना, और आपस में तोहफ़े तहाइफ़ का लेन देन भी करते हैं। तहाइफ़ तोहफ़ा की जमा है। ऐसे कामों में एक आम तक़रीब खाने पीने की दावत भी है। शादी ब्याह, मौत मैयत वगैरह के मौके पर लोग एक दूसरे को खाने पर बुलाते और ख़ुद भी किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर भीड़ भाड़ हो तो खाने पीने के आदाब तर्क करके लोग छीना झपटी भी करते नज़र आते हैं। तर्क यानी छोड़कर, यानी खाने पीने के आदाब लोग छोड़कर क्या करते हैं, छीना झपटी भी करते हुए नज़र आते हैं, जो इंसानी तहजीब के ख़िलाफ़ है। ज़ेल के सबक में मुसन्निफ़ ने दावत के अलग अलग मंज़रों में लोगों के आपसी सलूक को बड़े पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया और ढके छुपे ये बात कही है कि खाने पीने के वक्त इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। अब देखते हैं जान पहचान रशीद अहमद सिद्दीकी सन 1892 में मुड़ियाहो ज़िला जौनपुर यूपी में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर रहे। कुछ अरसा जामिया उस्मानिया हैदराबाद से भी वाबस्ता रहे। वाबस्ता यानी जुड़े रहे। अलीगढ़ से दोबारा वाबस्तगी के बाद मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। यानी पहले वो अलीगढ़ में, देखिए यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर थे, फिर जामिया उस्मानिया हैदराबाद से भी वाबस्ता हुए, वहाँ भी मतलब कुछ दिन उन्होंने काम किया, फिर वहाँ छोड़ के वापस से दोबारा अलीगढ़ से दोबारा वाबस्तगी के बाद यानी वापस अलीगढ़ में कुछ दिन उन्होंने मुलाजमत की और फिर वहाँ से सुबुकदोश हुए यानी फारिग हो गए वहाँ से। उनकी तंज़ो ज़राफ़त, तंज़ आपको पता है ताना, ज़राफ़त यानी होता है हंसी मजाक दिल लगी, इनफरादियत रखती है। वो हंसाने से ज़्यादा हंसाते हंसाते संजीदगी से हमकिनार करने का गुर जानते हैं। गुर यानी होता है हुनर। हमकिनार होना यानी हंसाते हंसाते एक संजीदगी से किस तरह से उस जगह से संजीदगी की तरफ किस तरह से आना है, उसका हुनर उन्हें पता है। तंज़ियात व मज़हकात, तंज़ियात ये तंज़ की जमा, मज़हकात ये मज़हका की जमा है। खंदा, मज़ामीन रशीद, गंज हाय, गिराम माया और आशुफ्ता बयानी मीरी उनकी अहम तसानीफ़ है। उन्होंने सन 1977 में वफ़ात पाई। तंज़ो मज़ाह निगारी ज़िंदगी की नाहमवारियों और मज़हका ख़ेज़ सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का फ़न है। मज़ाह निगार जिस चीज़ पर हंसता है उससे उसको मोहब्बत होती है और इसलिए उसका अंदाज़ हमदर्दाना होता है। उसका मकसद कभी कभी इस्लाह भी होता है। तंज़ और मज़ाह में गहरा ताल्लुक़ है। मज़ाह की आमेज़िश यानी मिलावट, आमेज़िश से उसकी तलख़ी में कमी आ जाती है। यानी तंज़ है, कोई आप किसी चीज़ पे तंज़ कर रहे हो लेकिन आप उसे मजाक में कह दो तो उसका क्या होता है, तीखापन, उसकी तलख़ी कम हो जाती है। किसी तहरीर में सिर्फ तंज़ हो तो उसके नागवार होने का डर रहता है और निरा मज़ाह बेमकसद हंसी ठटोल बनकर रह जाता है। यानी दोनों चीज़ सही नहीं है। सिर्फ तंज़ हो तो भी नागवार होगा, बुरा लगने का डर रहता है, और नेरा यानी होता है सिर्फ, और सिर्फ मज़ाह हो यानी सिर्फ और सिर्फ मजाक हो तो वो भी बेमकसद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हंसी ठटोल रह जाता है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, इसलिए उमूमन अदीब या शायर इन दोनों की आमेज़िश से काम लेते हैं, यानी तंज़ भी हो और मज़ाह भी हो, जिससे क्या हो सके, इस्लाह हो सके। आगे देखते हैं कि तंज़ व मज़ाह निगार समाज में फैली हुई खराबियों पर कलम से नश्तर का काम लेते हैं। नश्तर यानी होता है चुभोना, यानी वो लिख कर अपनी लिखावट, अपनी कलम के ज़रिए ये काम करते हैं कि लोगों की इस्लाह करते हैं। वो अदब में आला इंसानी इक़दार को पेश करके मायूस और अफसरदा इंसानों के ज़ख्मों पर मरहम लगाता है। कभी कभी उसके तंज़ की चोट इस कदर गहरी होती कि इंसान तिलमिलाने लगता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर वो ख़ुद पर हंसता भी है। यानी इंसान क्या है, बाज़ दफ़ा चिढ़ जाता है, तिलमिला उठता है, और बाज़ दफ़ा गैर इरादी तौर पर यानी ना चाहते हुए भी वो अपने आप पर हंसता है कि हाँ ऐसा तो वाकई होता है, हम लोग ऐसा करते हैं। एक मसल है, मसल यानी होता है कहावत, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मेरा ख़्याल है इसके साथ साथ ये मसल भी आम होनी चाहिए, मुझे दावतों से बचाओ। गो, दोस्तों से बचने के माना ही ये है कि दावतों से भी नजात मिल जाएगी, यानी दोस्त होंगे तो दावत भी लेंगे कभी ना कभी। गो यानी अगरचे,
भूख की मानिंद दावत का भी ये हाल है कि उसका ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना मौका। किसी ने ठीक ही कहा होगा। क्या कहा है किसी ने? कुल बे अफलास में दौलत के काशाने में भूख, दश्त दर में शहर में गुलशन में वीराने में भूख। भूख है हंगामा आरा कुलजुमे खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने भूख की आगोश में। कुलबा यानी क्या होता है? कुलबा अफलास गरीब का टूटा फूटा घर। इसी तरह काशाने में भूख यानी दौलत का जो है, जो दौलत और अमीर लोग हैं वहाँ पर भी भूख है, गरीब के टूटे फूटे घर में भी भूख है। दस्त दर में शहर में गुलशन में वीराने में भूख यानी हर जगह भूख भूख भूख। भूख है हंगामा आरा कुलजुम खामोश में। कुलजुम यानी क्या होता है? समंदर, यानी खामोश समुंदर की गहराई में भी भूख है। वहाँ भी एक जानवर दूसरे जानवर को पकड़ के खा रहे हैं, मछली बड़ी मछली छोटी मछली को पकड़ के खा रहे हैं। यानी जो भूख है वो हर जगह है। डूब जाते हैं सफ़ीने भूख की आगोश में, यानी सफ़ीना यानी होता है कश्ती। आगे देखते हैं क्या कहा गया कि त्यौहार तकरीब हो, कोई मेहमान आया हो, कोई चल बसा हो, यानी किसी की मैयत हो गई। रुक़ा दावत बहरहाल मौजूद है। रुक़ा यानी होता है कार्ड, बहरहाल मौजूद है। माँ हज़र मौजूद है। माँ यानी होता है जो, हज़र यानी हाजिर है, यानी जो हाजिर है मौजूद है फ़ौरन। और एक बुज़ुर्ग ने तो जोश में आकर इसकी भी फरमाइश कर दी। बराह करम तनाउल माँ हज़र फरमाइए। तनाउल यानी होता है खाना, यानी बुज़ुर्ग ने क्या कह दिया? बराह करम जो मौजूद है, जो हाजिर है, उसे खाइए। आगे देखते हैं। दावत में ना जाइए तो गुरूर या बेतवज्जोही की शिकायत, यानी अगर दावत में ना जाओ तो गुरूर यानी मगरूर कहेंगे लोग, या बेतवज्जोही यानी इग्नोर बहुत करता है, इस तरह से लोग शिकायत करेंगे। जाइए तो मैदा और आक़िबत दोनों ख़राब। मैदा यानी ज़्यादा खाना खाने से आप सबको पता है मोटापा होता है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है। और आक़िबत दोनों ख़राब। आक़िबत यानी आखिरत, यानी इस्लाम में शरीयत में आज से 1450 साल पहले ही हमें प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए हैं कि खाने पीने के क्या आदाब हैं। जो मोमिन है वो एक आंत से खाता है, लेकिन जो काफिर होता है वो 7 आंतों से खाता है। यानी कहना ये क्या चाहते हैं कि जो मोमिन होता है, एक तरीका बता कर गए हैं अल्लाह के रसूल के 1/3 हिस्सा हमें बताया गया है कि खाओ, यानी तुम्हारे पेट में 3 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाओ, 1 गिलास पानी पियो आधे घंटे बाद, उसके बाद 1 हिस्सा खाली रहने दो। 9 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ, यानी खाना हमें क्या बताया गया? कम खाने को बताया गया है। और आज बड़े बड़े डॉक्टर्स के रिसर्च मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि पेट भर के खाना खाने से क्या होता है? लाखों बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस तरह से शायर यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं कि मैदा और आक़िबत दोनों ख़राब, यानी आखिरत किस तरह से ख़राब है कि अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल नहीं हो रहा है अगर हम पेट भर के खाना खाते हैं। आगे क्या है कि मैंने जिस किस्म की और जिन मौक़े पर दावत खाई है, मौक़े मौका की जमा, वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी। सबसे पहली दावत खूब याद है, गो इसके ये माना हरगिज़ नहीं है कि मेरे किसी बुज़ुर्ग की दावत रही हो और वो मुझे उसी उसूल पर बिन बुलाए साथ ले गए हों जिस उसूल पर रेल में किराया नहीं अदा करना पड़ता, यानी मासूमों के लिए न किराया अदा करने की ज़रूरत है और न रुक़ा दावत की। रुक़ा यानी होता है कार्ड। बाज़ रेलवे लाइनों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मुफ्त सफ़र किया जा सकता है। इधर के कोई टिकट कलेक्टर उस लाइन पर मामूर हुए, उन्होंने एक बुज़ुर्ग को बेटिकट सफ़र करते पकड़ा तो उन्होंने निहायत घूर कर आरिफाना डपट के साथ कहा, अभी श्राप दे दूँगा। श्राप यानी क्या होता है? बद्दुआ, भस्म हो जाएगा यानी राख हो जाएगा। बेचारे टिकट कलेक्टर ऐसे मबहूत हुए कि गाड़ी के नीचे कटते कटते बचे। मबहूत यानी डरे। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी किताब जो है वहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है कि क्या होता था कि बाज़ रेलवे लाइनों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ फ़ी गाड़ी यानी एक गाड़ी पे 2 साधु के हिसाब से मुफ्त सफ़र किया जा सकता है। तो जो साधु वगैरह होते हैं वो अक्सर क्या होता है ट्रेनों में क्या करते हैं? फ्री में सफ़र करते हैं। उनसे कोई टिकट का पैसा मांगे तो श्राप दे दूंगा, भस्म हो जाएगा, इस तरह की बकवास करना शुरू कर देते हैं। पहली दावत मुझे ऐसे साहब के हाँ यानी यहाँ खानी पड़ी जहाँ सारी बस्ती मदऊ थी। मदऊ ये मफ़ऊल है यानी जिसको दावत पे बुलाया जाए। मई का महीना और दोपहर का वक्त यानी सख्त गर्मी और धूप। मकानो मैदान का कोई नशीबो फराज ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे। नशीबो फराज यानी होता उतार चढ़ाव, यानी सीढ़ी
اور اوپر ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے اوپر جہاں بھی جگہ مل رہی تھی۔ فرش و دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا، جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ میں گرم گرم تنور روٹی دے دی گئی، مٹی کے ایک برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا۔ بھشتی نے مشق سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کیا۔ بھشتی پانی پلانے والا، اور آپ کی کتاب میں دیا ہوا یہ سب معنی اکثر دیے ہوئے ہیں۔ تو بھشتی کون ہے؟ سقا یعنی سقا پانی پلانے والا، اور مشق ہوتا ہے پانی بھرنے کا چمڑا، تھیلا، اس کو مشق کہتے ہیں۔ تام یعنی ہوتا ہے مکمل۔ تام چینی یعنی چینی مٹی کے برتن جیسے کپ ہوتا ہے کانچ کا، تو ویسے تام چینی یعنی مکمل کانچ کا گلاس کے گندے شکستہ یعنی ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پلانا شروع کیا۔ سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے، دم ٹانگوں کے درمیان خود دو زانو بیٹھے ہوئے، نظریں نیچی، بہت کچھ بھوکی، چہرے اور جسم پر ہنسا کے غیر فانی نقوش۔ ہنسا یعنی کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ، زخم کے نشانات تھے کتے کے اس پہ۔ غیر فانی یعنی فنا نہ ہونے والے، ختم نہ ہونے والے۔ نقوش نقش کی جمع یعنی نشان تھے، جن پر مکھیاں مصروف غزل خوانی تھیں یعنی بھن بھنا رہی تھیں۔ پاس ہی ایک بوڑھے کھانستے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے اور خلال کرتے جاتے تھے۔ خلال کرنا یعنی دانتوں کے بیچ دیکھیں آپ اکثر جو بوڑھے ہوتے ہیں، جب کچھ پھنس جاتا ہے کھانے کے بعد گوشت وغیرہ، تو وہ تیلی سے نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں خلال۔ ناتی گود میں، پوتا کندھے پر۔ پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی۔ اب معلوم ہوا کہ ایک اور کتے صاحب کہیں قریب ہی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبے میں یعنی گردن جھکا کر سوچ بچار میں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے یک لخت یعنی اچانک غرا کر جو جست یعنی چھلانگ لگائی تو میرے مقابل کے کتے پر آ گرے۔ مقابل یعنی سامنے، جو ان کے سامنے کتا تھا وہ کتا بھی آ کے اس کے سامنے گرا۔ لیکن جست کے دوران یعنی جب ہڈی اس نے پھینکی بچے نے، تو کتے نے آ کر جست لگائی ہڈی پہ، تو کیا ہوا؟ مقابل کے کتے پر آ گرے۔ لیکن جست کے دوران دادا، نانا، پوتا، ناتی کے پورے شجرے نسب کو ڈھاتے چلے گئے۔ شجرہ یعنی ہوتا ہے درخت، نسب یعنی خاندان، یعنی جس طرح سے ان کا درخت پورا بنا ہوا تھا کہ نانا، دادا، پوتی پورے بیٹھے تھے لائن سے، سب گرتے چلے گئے، ڈھہتے چلے گئے۔ خلال دادا یا نانا کے گلے میں جا پھنسا اور پوتے ناتی میرے سالن میں آ رہے۔ ایک ہلڑ بچا، سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ تو میرے ایام جاہلیت کا قصہ تھا۔ ایام یوم کی جمع ہے، جاہلیت یعنی جہالت کا زمانہ تھا ان کا، تب کا قصہ تھا۔ ہوش سنبھالو تو ایک مشہور شہر میں ڈیپوٹیشن پر جانے کا اتفاق ہوا۔ ڈیپوٹیشن یعنی کیا ہوتا ہے؟ ڈیپوٹیشن یہ انگریزی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا گروپ، 6 7 8 یا 10 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، وہ کسی خاص کام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کا ان کا اتفاق ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، شام کو وہاں کی مشہور مسجد میں افطار پر ہم سب مدعو تھے یعنی دعوت دی گئی تھی، بلائے گئے تھے۔ جہاں ایک ہجوم تھا یعنی کافی لوگ تھے، وہاں پر ہمارے سامنے بھی افطاری رکھ دی گئی۔ ابھی ہم نے مشکل سے 2-1 لقمے فرو کیے ہوں گے، یعنی فرو کرنا یعنی گلے سے نگلے ہوں گے کہ ایک حملہ ہوا۔ چند سورما ہم پر ٹوٹ پڑے اور جو کچھ سامنے تھا اسے چٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ سورما یعنی زیادہ جو بہت لڑاکو، بہادر، ہٹے کٹے لوگ کو سورما کہتے ہیں۔ معلوم ہو کہ وہاں کا یہی دستور تھا، یعنی اس طرح سے وہ لوگ مست اپنے کھا پی کے چلتے بنے، مہمانوں کو پوچھا ہی نہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں کا دستور ہی یہی ہے۔ رات کو دعوت تھی، سارے مہمان 2 زانو بیٹھے، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ٹھگوں کا گروپ ہے۔ ہم سب بھی بیٹھ گئے ایک بڑی سینی میں۔ سینی آپ سب کو پتہ ہے، سینی یا اتھرا آپ کے گھر میں ہوتا ہے جس میں آٹا گوندتے ہیں، اس کو سینی بولتے ہیں۔ سینی میں بریانی کا احرام مصر بنا ہوا تھا۔ بریانی کا احرام مصر یعنی مثلث نما بریانی بالکل ایسے بھر کے ایک سینی میں لا کے رکھ دیا گیا، جس کے اوپر ایک دیگچی شوربے کی اونڈیل دی گئی۔ لوگ سینی پر ٹوٹ پڑے اور براہ راست دست بدہن ہو گئے۔ دست بدہن، دست یعنی ہاتھ ہوتا ہے، دہن یعنی زبان، منہ، یعنی سیدھا ہاتھ چالو منہ کی طرف ٹوٹ پڑے۔ ہمارے دوست چپ چاپ بیٹھے رہے، میزبان تو انہیں دیکھ کر خاموش رہے، لیکن ایک بزرگ
यानी मेज़बान, बाकी मेज़बानों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बुज़ुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी और शोरबा गंगा जमनी ख़ज़ाब की बहार दिखा रहा था। ख़ज़ाब यानी मेहंदी, यानी सालन उनके पूरी दाढ़ी में लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि ख़ज़ाब मेहंदी लगा हुआ है। क़ाब से सर उठाए बग़ैर बोले, क़ाब यानी वो थाली से, सीनी से सर उठाए बग़ैर, यानी खाए जा रहे, खाने में लगे और बोले भी जा रहे हैं। तो सर उठाए बगैर क्या बोलते हैं? खाओ सेठ साहब खाओ, नहीं तो एक बंदे का माल ज़ाय होगा। दोस्त बोले बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन दूसरे की जान भी तो ज़ाय होगी। वहाँ के ज़माने क़याम ही में एक और जगह से दावतनामा आया। ज़माने क़याम यानी जब वहीं पर थे उसी वक्त एक और जगह से दावत आई। हमारे मेज़बान वहाँ के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तरीन लोगों में से थे। मेज़बान, आपको पता है मेहमान और मेज़बान में क्या फ़र्क है? मेहमान जो बाहर से आते हैं खाने के लिए, जिन्हें हम दावत देते हैं। मेज़बान जिनकी हम खातिरदारी करते हैं, मेहमान की खातिरदारी करने वाले को मेज़बान कहते हैं। तो जिन्होंने दावत दी थी वो मेज़बान हो गए। तो वो जो थे वहाँ के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तरीन लोगों में से थे। हम ड्राइंग रूम में पहुँचे तो दिन को तारे नज़र आने लगे। ऐसी खूबसूरत, क़ीमती, पुरतकल्लुफ़ और नायाब चीज़ें एक साथ कब देखना नसीब होती थी। अलबत्ता उनका तज़किरा सुना या तिलिस्मे होश रुबा में पढ़ा था। तिलिस्मे होश रुबा ये उर्दू ज़बान की एक बहुत बड़ी दास्तान है। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म या लिबास से फ़ाखरा या मलबूसात उरूसी में लाया जाता कि ये तय करने में दुश्वारी होती कि उन पर हमला किया जाए या उनकी इबादत की जाए या खड़े होकर तराना गाया जाए। लिबास फ़ाखरा यानी महंगे लिबास, मलबूसात उरूस यानी होता है दुल्हन के जोड़े में, यानी इतना सजा धजा कर बिल्कुल खाने को लाया जाता। आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे आप तो बिल्कुल इसी तरह से खाने को सजा धजा कर लाया जाता है कि ये समझ में नहीं आता है। या तराना गाया जाए। दूसरी मुसीबत ये थी कि किस आला से किस चीज़ पर हमला किया जाए, इसलिए कि जान लेने के लिए तो आप आज़ाद हैं, यानी किसी की जान लेना है, मारना है तो चाकू, हसिया, तलवार, छुरी जो मिले आप आज़ाद हैं। जो आला चाहे शौक़ से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खानों के लिए मखसूस आलात होते हैं, कांटा होता है, चम्मच होता है, इसी तरह और पता नहीं क्या क्या होता है। तीसरी मुसीबत यह कि जो खाना पेश किया जा रहा था उसके दूसरे अजीज़ व अकारिब ना मालूम कौन कौन और थे। तो मिसाल के तौर पर जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय के साथ टोस्ट होता है, बटर होता है, बिस्किट होते हैं, कई किस्म के बिस्किट होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक जो खाना है उसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं भाई, किसके साथ क्या खाना, उसके और भी अजीज़ व अकारिब ना मालूम कौन कौन और थे, जिनके आदम मौजूदगी में, आदमी यानी क्या होता है नहीं, गैर मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना बड़ा गंवारपन होता। मेज़बान को मुस्कुराने और ख्वाह अखलाक बरतने से फुर्सत कहाँ कि वो कुछ बताएं या हम पूछ सकें। बैरों को देखते हैं, बैरों यानी वेटर को कहते हैं अंग्रेज़ी में। बैरों को देखिए तो ज़िरा, बख्तर और 4 आईने लगाए हुए इस तौर पर मसरूफ़े कार थे। ज़िरा यानी क्या होता है कि फौलाद का जालीदार, यानी लोहे का, देखेंगे आप फौलाद का जालीदार कुर्ता जो जंग वगैरह में पहनी जाती है। तो क्या कह रहे हैं, बैरो यानी जो वेटर होते हैं वो इस तरह से ज़िरा, बख्तर और 4 आईने लगाए हुए, यानी बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म में, ऐसे लग रहा है जंग के लिए जा रहे हैं। 4 आईने लगाए हुए यानी मुराद क्या है कि यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाए हुए इस तौर पर मसरूफ़े कार थे। यहाँ पर देखिए ज़ेरे इजाफ़त आया है, कार यानी काम, इस तरह अपने काम में मसरूफ़ थे जैसे बाज़ नालायक और बद दिमाग इम्तिहान के हॉल में उम्मीदवारों की निगरानी करते हैं। बाज़ नालायक बद दिमाग इम्तिहान के हॉल में, यानी जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बद दिमाग और नालायक लोग इम्तिहान के हॉल में क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों से, यानी जिनसे उनको उम्मीद होती है कि थोड़ा सा बता देगा, थोड़ा सा नकल करने मिल जाएगा, उन पर निगरानी रखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की निगरानी करते हैं। इस किस्म के बैरों का गौर से मुताला किया जाए तो कुछ वहम सा होने लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने यूनिफॉर्म या पेटी ठप्पों में कोई पेश कब्ज़ भी छुपाए हुए हैं। पेश कब्ज़ यानी खंजर, ये पेश कब्ज़ भी छुपाए हुए हैं। खाना था कि चला ही आ रहा था। हमने भी छुरी इस तौर पर पकड़ रखी थी जैसे किसी कलम तराश चाकू से गेंडे की कुर्बानी करनी हो। कलम तराश यानी जैसे हम आज के ज़माने में शॉर्पनर ले रहे हैं, पेंसिल को तराशते हैं, शॉर्पनर करते हैं, उसी तरह उस ज़माने में चाकू होता था, या फिर आप कह लें छोटा सा कटर होता था। तो क्या कहना चाहते हैं कि कलम तराश चाकू से गेंडे की कुर्बानी करने वाले हों। कांटा हमारे हाथ में ऐसा मालूम होता था जैसे प्लेट पर कोई केकड़ा मुसल्लत है। खुदा खुदा करके खाना ख़त्म हुआ, कॉफ़ी आई बग़ैर दूध या शक्कर के, ऐसा मालूम होता जैसे तंबाकू का गुल पीस कर गर्म पानी मिला दिया गया है। आप गुल मंजन भी देखेंगे तो वही सब समझ लें
कि तंबाकू का गुल पीस कर गर्म पानी मिला दिया गया है, या नादिर शाह के इस्लाह मैदा के लिए इमलिताज़ का मुस्हिल जाम बिल्लोरी में पेश किया गया है ना। यानी ऐसा लग रहा था किसी बादशाह के इस्लाह मैदा के लिए, मतलब इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम था, इतने हाई फाई बर्तन थे वहाँ पे, कैसे लग रहा था किसी बादशाह के इस्लाह मैदा के लिए इमलिताज़ का मुस्हिल। इमलिताज़ यानी क्या होता है कि एक लंबी फली जिसका मगज़ मुस्हिल के लिए दिया जाता है, यानी मुस्हिल यानी जुलाब का दवा, यानी जुलाब का जो दवा होता है वो किसके लिए बनता है, एक लंबी फली होती है एक आयुर्वेदिक किस्म की, तो उसका जो मेन हिस्सा होता है जो काफ़ी फ़ायदा करता है, अंदरूनी हिस्सा जड़ की तरफ, तो वो ऐसे लग रहा था जामे बिल्लोरी, यानी इतने साफ़ शफाफ इतने बेहतरीन बर्तन में पेश किया गया है। तो आप देखेंगे बड़े बड़े होटलों में आप कॉफ़ी पीने जाएंगे तो वाकई कॉफ़ी बहुत ही, हमारे हिसाब से उनके हिसाब से कॉफ़ी उसे ही कहते हैं जिसमें ना शक्कर हो ना दूध हो, बिल्कुल काली सी और कड़वी सी होती है, उसे वो कॉफ़ी कहते हैं। तो उसी की तरफ शायरी इशारा करते हुए क्या कहते हैं कि मुश्किल ये है कि कॉफ़ी से इनकार कीजिए तो बाज़ मेज़बान खफा होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी रईस के यहाँ दावत हुई, वो खाना इस तौर पर खिलाएगा गोया मेहमान की 7 पुश्तों को तक को नवाज डाला। कौरमा हर दावत में मिलता है और मामूली से मामूली लोग भी अपने घरों में खाते हैं, लेकिन रईस के यहाँ का कौरमा कुछ और होता है, अदाए ख़ास से फरमाएंगे। यानी जो रईस होते हैं वो अदाए ख़ास से क्या फरमाएंगे, मौलाना कहिए कौरमे से भी शौक़ फरमाया, यानी आपने कौरमा लिया या नहीं लिया, जी हाँ शुक्रिया माशाल्लाह फरमाएंगे। फिर साहब, यानी साहब कहते हुए जो अमीर होगा वो क्या, अमीर शख्स क्या कहेगा कि ऐसा हुलवान दिल्ली भर में ना मिलेगा, बादाम पर पला था, ज़रा बोटी की खस्तगी पर नज़र रखिए। यानी बकरे का जो कौरमा बना है उसके बारे में क्या कहेगा अमीर कि जो बकरा था या जिसकी उसकी जो बोटी है देखिए कितनी खस्ता है, बादाम पर पला था ये बकरा, सुबहान अल्लाह क्यों नहीं, मतलब ये मेहमान को बेचारे को मजबूरन बोलना पड़ता, हाँ सुबहान अल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद होता है हाँ हाँ खूब खाइए, बहुत है जी हाँ खूब सैर होकर, सैर यानी पेट भरकर, तो मैंने आपको बताया कि हदीस में पेट भरकर खाना खाने से मना किया गया है, पेट भरकर खाना खाने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। नहीं आप तकल्लुफ़ करते हैं, फ़लाने चलो मौलाना को कौरमा और दो, लेकिन फ़लाने को पुकारेंगे और कौरमे का ऑर्डर इस तौर पर देंगे गोया मौलाने को पिटवा देने का इरादा हो। कौरमा प्लेट में डाल दिया गया और मौलाना से इरशाद होगा, मौलाना ये बावर्ची अब दिल्ली में अकेला रह गया, इसका दादा मामूली हज्जाम था, वालिद ने उसको खाना पकाना सिखाया, वो ख़ुद खाने के बड़े शाइक थे यानी शौक़ रखते थे, अब उसका सानी दूर दूर ना मिलेगा, सानी यानी इसके जैसा दूसरा खाना बनाने वाला कोई दूर दूर तक ना मिलेगा, बस मौलाना कौरमा खा लीजिए। ये चीज़ अब मादूम होती जा रही है, मादूम यानी गायब होती जा रही है, यानी इतना अच्छा कौरमा आपको जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। गर्ज़ मौलाना को इस शफ़क़त यानी मोहब्बत और तपाक यानी प्यार से थपकी से खिलाएंगे गोया किसी नाबीना हाफिज़ को खिला रहे हैं, यानी किसी माजूर इंसान को, गरीब इंसान को खाना खिला रहे, इतनी शफ़क़त और मोहब्बत से खिलाएंगे। दूसरी आफत मुलाहिज़ा हो, बाज़ मेज़बान हिमाकत और मोहब्बत के सिलसिले में इसरार करते करते खाना आपकी प्लेट में डाल देंगे और फरमाइश करेंगे, खाइए मेरे सर की कसम खाइए, हालांकि उस वक्त जी यही चाहता है कि प्लेट सर पर मार लीजिए और गिरबान फाड़ कर कहीं भाग जाइए। ऐसी दावत से मुझको क़ल्बी नफ़रत है, वाकई मुझको भी बहुत नफ़रत है। क़ल्बी यानी दिली, जहाँ मेज़बान बार बार खाने के लिए इसरार करे और अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना रख दे और कहता ये रहे कि आपको खाना पसंद नहीं आया, आपके लिए कुछ इंतज़ाम ना हो सका, भाई जल्दी में यही दाल दलिया हो सका, आपने कुछ भी तो नहीं खाया, हालांकि उसकी नीयत ये होती है कि मैं ये कहूँ कि ऐसा खाना मुझे तो क्या मेरी 7 पुश्त को नसीब हुआ और ना होगा, और आपने जिस मुरव्वत यानी मोहब्बत और इसार यानी भी मोहब्बत का सबूत दिया है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। यानी शायर क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे लोग क्या सुनना चाहते हैं कि हम उनकी खूब तारीफ़ करें, इसलिए वो झूठ क्या कहते हैं कि अरे यही दाल दलिया हो सका है, जल्दी में आपके लिए कुछ मैं इंतज़ाम नहीं कर पाया। आगे बाज़ दावतों में अजीब किस्म के बदतमीज़ों से साबका पड़ता है यानी सामना पड़ता है, बाज़ खाना नहीं खाते, मुँह में जूतियाँ चटकाते हैं। काफ़ी मज़े का खाना है यार। कुछ ऐसे हैं जो सारी उंगलियां सालन में डुबो देंगे और मुंह में लुक़मे की पजीराई इस तौर पर करेंगे जैसे सर्कस के घोड़े को चाबक लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बदहवास होकर बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेट में ले लेंगे, बदहवास होकर इन्हें दिमाग ठिकाने नहीं रहता और बहुत ज़्यादा
प्लेट में भर लेंगे, थोड़ा खाएंगे और बकिया को घंघोल कर छोड़ देंगे, यानी छीछा लेदर करके। डोंगे में बोटियां चमचे से निकालने के बजाय टटोल टटोल कर यानी ढूंढ ढूंढ कर उंगलियों से निकालेंगे। कभी प्लेट में निकाली हुई बोटियों को फिर डोंगे में डाल देंगे। पानी पिएंगे तो मालूम होगा भरी बोतल हलक में उंडेली जा रही है। और इंसान है कि जानवर है? खाना खाने की तमीज नहीं है? इस तरह इंसान खाते हैं? जानवरों को भी तुझसे ज्यादा तमीज है खाना खाने में, गधा कहीं का। रही है और गले में कुलकुले मीना का काम ले रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि ग्लास में जब पानी डालने की आवाज़ कैसी होती है, घड़ 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 घड़, तो इतना पानी ऐसे कुछ लोग घड़ 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 पीते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुलकुले मीना से उसके एग्जाम्पल दिया गया है कि उस तरह की आवाज़ आती है। तो पानी भी पीने का तरीका इस्लाम में बताया गया है कि पानी आपको क्या कैसे पीना है, आराम से बैठ के पीना है। ये और बात है कि कभी मजबूरी है, जल्दी है, कहीं जगह नहीं है, तो आप खड़े होकर बोतल से भी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक आदाब और तरीका जो बता दिया गया है क्या है कि पानी 3 बार में पीना है, 3 सांस में पीना है, बर्तन के अंदर यानी ग्लास में सांस नहीं लेना है, आराम से छोटा छोटा घूंट करके पीना है, बड़ा बड़ा घटघट घटघट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है ये नुकसान करती है, जो हम लोग घटघट घटघट खड़े होकर पानी पीते हैं। कुछ लोग चपाती के हाशिए तोड़ तोड़ कर दस्तरखान पर अंबार लगा देंगे। सनी हुई उंगलियां यानी चावल वावल साने रहेंगे, उंगलियां रोटी से पोंछेंगे और डकार इस तौर पर लेंगे जैसे दूसरे के दस्तरखान पर नहीं, अपनी चारपाई पर हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नाश्ता सुबह का खाना, ज़ोहराना, दोपहर का खाना, असराना, शाम की चाय, नाश्ता, इशाइया, रात का खाना। देखा जाए तो 2 ही वक्त का खाना खाना चाहिए, क्योंकि पेट जो है ये कभी नहीं बढ़ सकता। लेकिन आजकल तो क्या हो गया, नाश्ता, ज़ोहराना, असराना, इशाइया, मतलब इंसान की ज़िंदगी बस खाना बन गई है। मकसद क्या है? खाना। खाने के लिए जीने लगे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन और आंसर ज़रूर करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। और अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस